हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फिज़िकल केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होती है फिज़िकल केमिस्ट्री को सीखने के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती है वो होती है यूनिट कन्वर्जन की, जो कि हमने टोटल लगभग 4 लेक्चरों में हमने पूरी यूनिट कन्वर्जन को सीख लिया। सारी यूनिटों के बारे में जानकारी ले चुके हैं हम। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री के हर टॉपिक्स में कहीं ना कहीं लगभग सब चैप्टर्स के अंदर यूज आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वह हमारा मॉल कॉन्सेप्ट। तो मॉल कॉन्सेप्ट का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि एक 11th का चैप्टर है। तो मैं आज स्टार्ट करने चाहूँगा मॉल कॉन्सेप्ट का चैप्टर। एक बात बता दूं मैं आपको, मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो 10th से 11th में गए हैं, जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को ऑलरेडी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की इन्फॉर्मेशन है, तो उनको ज़रूरत नहीं ये लेक्चर देखने की, राइट। वो डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की हम बात करते हैं। क्या होता है एटॉमिक मास? यूनिट कन्वर्जन के अंदर भी हम बात किए थे एटॉमिक मास की। देखो, ये क्या होता है, एक एटम होता है और एटम के जो सेंटर होता है बीच में, ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, राइट। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को ही हम किसके बराबर मान रहे थे? एटॉमिक मास के, राइट। एटॉमिक मास होगा क्या हमारा? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर लेते हैं तो हमारा निकल के आता है एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बात किए थे, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी आसान रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास की जानकारी आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम 1 से 20 तक के एटम जो होते हैं एटॉमिक नंबर वाले, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए मॉल कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो, सबसे पहले तो हम एक से 20 तक मैं ही लिखा देता हूँ आपको। एटॉमिक मास, यहाँ पे हम बात कर लेंगे एटॉमिक नंबर की, यहाँ कर लेंगे हम एलिमेंट्स की, और यहाँ हम बात कर लेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, राइट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा एटॉमिक नंबर 1 कौन सा एलिमेंट्स होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H और एटॉमिक मास रहेगा 1, राइट। दूसरा एटॉमिक नंबर होगा हमारा हीलियम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिंबल रहेगा He और एटॉमिक मास रहेगा 4। तीसरा जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा लिथियम। लिथियम, इसको Li इसका सिंबल होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 7। नंबर 4 एटॉमिक नंबर वो हमारा है बेरिलियम। बेरिलियम, और इसका सिंबल होता है Be, और एटॉमिक मास होता है बेरिलियम का 9। एटॉमिक नंबर 5 कौन सा है हमारा? बोरॉन, और इसका सिंबल होता है B, राइट। और एटॉमिक मास होगा बोरॉन का 11। 6 नंबर पे हमारा कौन सा आता है?
कार्बन, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है 12 है। नंबर 7 नाइट्रोजन, इसका सिंबल होता है N, एटॉमिक मास होगा 14। नंबर 8 ऑक्सीजन, सिंबल O, एटॉमिक मास 16। नंबर 9 फ्लोरीन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 19। नंबर 10 नियॉन, Ne इसका सिंबल होता है और इसका एटॉमिक मास जो रहेगा 20। एटॉमिक नंबर 11 पे जो है हमारा वो है सोडियम, सिंबल Na से रिप्रेजेंट करते हैं और 23 इसका क्या रहता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 12 है वो हमारा है मैग्नीशियम, सिंबल होता है Mg और इसका एटॉमिक मास होता है 24। एटॉमिक नंबर 13 वो आता है हमारा एल्यूमिनियम, Al से रिप्रेजेंट करते हैं इसको और इसका एटॉमिक मास जो रहेगा 27। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 14 की हम बात करते हैं तो वो रहेगा हमारा सिलिकॉन और सिलिकॉन को Si से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास रहेगा 28। 15 एटॉमिक नंबर कौन सा रहेगा हमारा? फॉस्फोरस, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास रहेगा 31। 16 पे जो हमारा एटम रहता है वो होता है सल्फ़र, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास रहेगा 32। एटॉमिक नंबर 70 पे आता है हमारा क्लोरीन और इसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास रहेगा 35.5। अराउंड आप अगर याद नहीं रहते तो 35 भी ले लेते हो, लेकिन इसका फिक्स वैल्यू लगभग रहती है 35.5। 18 जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो रहेगा हमारा ऑर्गन और इसको Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक जो मास है वो रहेगा 40 और जो 90 एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है पोटेशियम और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक मास रहता है 39 और नंबर 20 जो हमारा है कैल्शियम, इसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक मास होता है 14। देखो यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 12 है तो डबल हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल होता है इनका एटॉमिक मास। थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ, जो एटॉमिक नंबर याद होते हैं ना तो आप आइडिया लगा सकते हो। जो एटॉमिक मास होता है ऑलमोस्ट डबल होता है, लगभग सभी का डबल होता है, राइट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। देखो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो 36 होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन 40 है, थोड़ा सा याद रखना। 19 वाला है तो उसका 39 है। 20 पे 20 में हम बात करते हैं तो 40 है। लगभग इन दोनों का क्या, ऑर्गन का और कैल्शियम का लगभग क्या है, बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, राइट। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। साथ में एक और कर लेता हूँ मैं, ब्रोमीन, इसको Br से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 80। लगभग इनका होता है 79.9 के आसपास, तो आप 80 आप इसको लिख सकते हैं। इसी के साथ में आप कॉपर का भी ध्यान रख लेना। कॉपर, इसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है 64 होता है। और एक जिंक का और याद रख लेना ना, बाकी आप याद करते रहना। साथ साथ में Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक मास होता है 65, राइट। यहाँ तक मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, यहाँ तक आपका काम चल जाएगा अभी के लिए। आगे आप इनको थोड़ा देखते रहिए, पीरियोडिक टेबल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। तो ये दोस्तों हमारा हो गया एटॉमिक मास, राइट।
एटॉमिक मास की आपको जानकारी हो गई। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा 3-4 बार, बार बार देखेंगे आप। इनको चिपका लीजिए आप किसी दीवार पे जहाँ आप पढ़ते हैं, स्टडी टेबल के सामने किसी दीवार से लिख करके आप चिपका लेना, जिससे आपको बार बार आंखों के सामने रहता है तो ज़्यादा याद होता है, राइट। इसके बाद में हम दूसरी जो बात करेंगे वो करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास तो हम बात कर चुके। दूसरा जो हमारा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, राइट। आप सभी को पता है दोस्तों, और नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब दो एटम या दो से अधिक एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। यानी कि मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। आपने सभी ने सुना होगा कि जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल यानी कि अणु, वो क्या होता है, एटम दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिल गए, यानी कि एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आप सभी को पता है, छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हैं बिल्कुल। अब एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास की आणविक द्रव्यमान। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं लिख देता हूँ, है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उनका एटॉमिक मास प्लस, जैसे कि यहाँ पे आप बात करते हैं, हम इसी से बात कर लेते हैं। यहाँ होगा एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मिलके क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। यानी कि ये एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे तो इनका जो मास होगा एटम्स का, वो जुड़ करके मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सीधी सी बात है। यानी कि अपन को एटॉमिक मास की इन्फॉर्मेशन का मालूम है, तो मतलब एटॉमिक मास अपन को आता है तो मॉलिक्यूलर मास हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बनाते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है H2O, पानी, जल है, ये सभी पीते हैं इसको, राइट। ये क्या है, इसमें क्या नज़र आ रहा है, एक ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं आपको। यानी कि दो या दो से अधिक एटम मिलके क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें दो से अधिक एटम मुझे नज़र आ रहे हैं। टोटल कितने एटम्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि दो H2O के, एक ऑक्सीजन के, दो H2 का और एक ऑक्सीजन का, यानी कि टोटल 3 नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप जितने भी एटम्स हैं आप उनको लिख लीजिए। यानी कि कौन सा एटम आपके पास, हाइड्रोजन एटम है, और कौन सा एटम है, ऑक्सीजन है। यानी कि दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं संख्या में, दो हैं। मल्टीप्लाई उससे कर दीजिए इसके एटॉमिक मास से। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। यानी कि टोटल कितने हैं, दो एटॉमिक मास हैं, राइट। सॉरी, दो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में कितना आएगा। अगर दो को एक से गुना करूँगा तो दो ही आएगा ना बाबू। वैसे ही अब हम बात करें इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के नंबर्स, एटम्स की संख्या कितनी है, एक है। आप कहेंगे कितनी है, एक। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16। अगर मैं 16 को एक से गुना करूँगा तो 16 ही आएगा ना। अब इन दोनों को मैं जोड़ लूँगा तो कितना आएगा, 16 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 18 आएगा, 18 आएगा। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ जो H2 मॉलिक्यूल होता है ना, इस H2 मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना रहेगा, 18 रहेगा। बात समझ में आ गई। खैर, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, CH4 मैथेन, राइट। ये क्या है, अपने पास एक मॉलिक्यूल है। अब आप इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें एटम्स कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें कार्बन नज़र आ रहा है, हमें हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं कहूँगा इस मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। आप कहोगे कि सर इसमें एक है। कितने हैं, एक है, बिल्कुल है। अब मैं कहूँगा कि जो एक कार्बन है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, आप कहोगे 12 होता है। जब एक को 12 से गुना करूँगा तो 12 आएगा, राइट। अब मैं कहूँगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर 4 है। तो कोई बात नहीं है, आप 4 लगा दीजिए। और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है। तो 4 को 1 से गुना करूँगा तो 4 ही आएगा। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे
जोड़ने के बाद में हमारे को जो निकल के आएगा ये हमारे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ गई। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना कितना रहने वाला है, 16 है। बात समझ में आ गई। अभी भी आपका मन नहीं भरा तो मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं अमोनिया का ले लेता हूँ, NH3, राइट। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। बिल्कुल, इसका एटॉमिक मास निकालेंगे। हम बोलेंगे सबसे पहले कि आपको बताइए इस मॉलिक्यूल में कौन से एटम नज़र आए। आप बोलेंगे सर इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। बिल्कुल है। मैं कहूँगा नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 1 है। मैं कहूँगा अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, उसकी संख्या को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके एटॉमिक मास से। तो इसकी नाइट्रोजन की एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 14 ही आएगा, राइट। अब मैं कहूँगा कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 3 हाइड्रोजन है सर इस मॉलिक्यूल में। मैं कहूँगा कि ये 3 हाइड्रोजन को आप इसके हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। कितना आएगा, 3। अब टोटल निकाल के देखो तो 14 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। यानी कि मैं कहूँगा कि इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, 17 होगा, 17 होगा। बात समझ में आ गई। सर ये क्या, आप हाइड्रोजन के अलावा तो दूसरा ले ही नहीं रहे, एक तो कॉमन हाइड्रोजन ले रहे हैं, दूसरा भी लीजिए। मैं कहूँगा बिल्कुल लेंगे हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CO2 का ले लेता हूँ। अब ले लेता हूँ मैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो। बात समझ में आ गई। अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। तो मैं कहूँगा अगर CO2 के अंदर सबसे पहले आप पहचान कीजिए कौन से एटम्स हैं, तो आप कहेंगे कार्बन है और ऑक्सीजन है। मैं कहूँगा कार्बन की संख्या कितनी है, 1। मैं कहूँगा ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 नज़र आ रहा है यहाँ पे, राइट। कर लीजिए, कार्बन की 1 संख्या को कार्बन के एटॉमिक मास से गुना कर लीजिए तो कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो 12 को 1 से गुना करूँगा तो 12 ही आएगा ना बाबू। अब मैं कहूँगा कि भाई इसकी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आप कहेंगे 16। 16 दूनी 32 होता है, राइट। समझ में आ गया ना। अब इसको जोड़ लूँगा तो 2 और 2 4 होता है, 3 और 1 4 होता है। तो यानी कि इसका 44 जो 44 है वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ रहा है आप सभी को। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। इसी हिसाब से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि आप निकाल दीजिए C2H4 का निकाल लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH का निकाल लीजिए। निकाल सकते हैं, चलो इसका मैं निकाल देता हूँ, इसका आप निकाल लेना। सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या कौन से एटम है, आप कहेंगे सर कार्बन नज़र आ रहा है, एक कार्बन, ये कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तीसरा हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, राइट। मैं कहूँगा कि कार्बन कितने हैं, तो कार्बन के सामने आप 2 लगा दीजिए। देखो एक ये है, एक ये है। मैं कहूँगा ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 और 2, 2 ऑक्सीजन है। मैं कहूँगा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इस मॉलिक्यूल में, तो 3 और 1 4 है। बात समझ में आ गई। बात काम बन गया अपना। अब तो अपन निकाल लेंगे इसका आराम से। देखो कार्बन की संख्या 2 है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 24, राइट। अब ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो 2 कहेंगे आप। मैं कहूँगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आप कहेंगे 16 होता है। 16 को 2 से गुना करूँगा तो 32 आता है, राइट। अब मैं कहूँगा इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है बाबू। और 1 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। अब इन सबको टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 होता है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होता है। 0 लगा देंगे, हासिल की यहाँ पे 1 चली जाएगी। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6 होता है। यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है, 60 होता है, 60 होता है। बात समझ में आ गई। इसका आप निकालिए घर पे होमवर्क। एक और दे देता हूँ आपको, H2SO4 ये मॉलिक्यूल है, इसका भी आप खुद से निकालेंगे। ट्राई करना, एक बार नहीं आता है तो कमेंट में डाल देना कि सर हमें नहीं आ रहा है। आता है तो भी कमेंट में डाल दीजिए कि सर इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ये रहेगा, फिर मैं देख लूँगा आराम से, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपन को आना बहुत ज़रूरी था, जो कि हम देख चुके हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर मॉल कॉन्सेप्ट। और मॉल कॉन्सेप्ट सीखने से पहले कहीं ना कहीं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की इन्फॉर्मेशन हमारे को होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हम देख चुके हैं। कैलकुलेशन कर लेंगे, हैबिट बना लो एक बार इनका।
एक आदतन बना लो कि नॉर्मली आपको मॉलिक्यूल देखते ही इतनी प्रैक्टिस करो कि मॉलिक्यूल देखते ही आपको पता चल जाए इसका मॉलिक्यूलर मास ही है, आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। तो इसलिए आपका कैलकुलेशन भी बहुत इजीली आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए दोस्तों, मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, पूरे जोश हौस के साथ में। राइट, धन्यवाद।